वो ना ठीक ठीक है। हाँ तो मेरे भाई कैसे हो मेरे दोस्तों, सभी अच्छे होंगे। और आज का जो ये सेशन है, आज का जो सेशन है हमारा, आज का जो सेशन है वो वोकेब से रिलेटेड रहने वाला है। और वोकेब में हम थोड़ा डिफरेंट करने की कोशिश करेंगे। हम हर बार पता है क्या करते हैं, हम हर बार या तो इडियम एंड फ्रेजेस कर लिए, कई बार वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर लिए, एंटोनिम सिनोनिम कर लिए, या कोई पर्टिकुलर जैसे लो वोकेब कर ली, इस तरह हम चलते हैं। लेकिन इस बार हम कुछ अलग करने जा रहे हैं, कुछ नया करने जा रहे हैं। आज मैं आपको पहले तो फ्रेजल वर्ब्स करवाऊंगा, उसके बाद देखता हूँ या तो कोई जैसे रूट वोकेब करवा दी, इडियम्स एंड फ्रेजेस वगैरह, या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, उसके अकॉर्डिंग मैं देख लूँगा। उसके अकॉर्डिंग आपको आज का काम करवाया जाएगा। तो आज की क्लास थोड़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली, ताकि आप एक चीज़ में बोरियत महसूस ना करें। और इस बोरियत को दूर करने के लिए 2-3 चीज़ों का मिक्सचर मैंने तैयार किया है। तो इसके लिए आपको मेरे साथ साथ बनाए रहना होगा, मेंटली प्लस फिजिकली। So please stay with me, be with me mentally plus physically and we will start our class। और आज मैं सबसे पहले स्टार्ट करने वाला हूँ फ्रेजल वर्ब से। सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेरे भाई फ्रेजल वर्ब से। फ्रेजल वर्ब क्या होती है, मैंने एक वीडियो में बताया था कि एक वर्ब होती है, उसके साथ हम कोई प्रेपोजिशन फिक्स कर देते हैं। एक वर्ब होती है, उसके साथ हम क्या करते हैं, कोई ना कोई प्रेपोजिशन फिक्स कर देते हैं, जो एक अपना अलग मीनिंग देती है। ऐसा नहीं है कि सेम मीनिंग नहीं दे सकती, क्योंकि वो जिस तरह मान के चलो सिट डाउन, तो सिट डाउन अब सेम मीनिंग देती है। सिट वर्ब का अलग मीनिंग है, डाउन का मीनिंग अलग है, तो वो स्टैंड अप, इस तरह वो सेम मीनिंग भी देती है। लेकिन फ्रेजल वर्ब अपना अलग मीनिंग भी देती है। अलग मीनिंग देने का मतलब इस वर्ब का कुछ अलग मीनिंग होगा, इन प्रेपोजिशन का कुछ अलग मीनिंग होगा, लेकिन जब ये दोनों ऐड हो जाएंगी, ऐड ऑन होने के बाद ये अपना अलग ही मीनिंग देंगी, अलग ही उनका रवैया होगा, अलग तरह से उनको ट्रीट किया जाएगा। तो इसी तरह से हम आज अपनी क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। सबसे पहली फ्रेजल वर्ब है अबाइड बाय। क्या है? अबाइड बाय। टू एक्सेप्ट विदाउट ऑब्जेक्शन। टू एक्सेप्ट विदाउट ऑब्जेक्शन मतलब जब हम किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं विदाउट ऑब्जेक्शन, जैसे कि मैं हिंदी में बोल सकता हूँ निभाना। भी आपको पता है कि आपने प्रॉमिस किया, भी कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, मुझे ये अपना प्रॉमिस, अपनी बात निभानी, अपना मान रखना है, अपनी बात रखना, जो भी है उस मीनिंग में ये यूज़ किया जाता है। यानी टू एक्सेप्ट विदाउट ऑब्जेक्शन, ये इसका मीनिंग निकल जाता है। इसके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ, आई शैल अबाइड माई प्रॉमिस, मैं अपना प्रॉमिस निभाऊंगा। क्या बोल रहा हूँ मैं? आई शैल अबाइड बाई माई प्रॉमिस, मैं अपना प्रॉमिस निभाऊंगा। तो इस तरह इसका मीनिंग निकल जाता है अबाइड बाई का। टू एक्सेप्ट विदाउट ऑब्जेक्शन मतलब विदाउट ऑब्जेक्शन किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करना कि हाँ भैया आपने जो कह दिया वो ठीक है, आपका हुक्म सर आँखों पर, जो बोलते हैं सस्त्यासी कमारे, भाभी जी को बोलते हैं कहती कोई बात नहीं भाभी जी, कोई बात नहीं जानू जी, सोनू आपने बोल दिया कोई बात नहीं। भाभी जी ने बोला डायमंड की रिंग लेनी, कहती कोई बात नहीं, आई शैल अबाइड बाई माई प्रॉमिस। इस तरह वो बोलेंगे। इस तरह आपने क्या करना है, पहली फ्रेजल वर्ब का मीनिंग आपने समझ लिया। अब मैं बात करता हूँ दूसरी फ्रेजल वर्ब की। दूसरी है कंप्लेन ऑफ। कंप्लेन ऑफ, कंप्लेन ऑफ का मतलब होता है टू सफ़र फ्रॉम, मतलब किसी चीज़ से पीड़ित होना, कोई कष्ट, मतलब जैसे कोई बीमारी से जब आप पीड़ित होते हैं, कोई बीमारी से जब आप पीड़ित होते हैं तो कंप्लेन ऑफ फ्रेजल वर्ब का यूज़ किया जाता है। कंप्लेन ऑफ फ्रेजल वर्ब का उस टाइम यूज़ किया जाता है। जैसे कि मैंने बोला ही कंप्लेंड ऑफ ए हेडेक यस्टरडे, भाई वो कल उसको भयानक हेडेक यस्टरडे था, मतलब कल उसको भयानक हेडेक था, सर दर्द कर रहा था उसका, तो ही कंप्लेंड ऑफ अ हेडेक यस्टरडे। नेक्स्ट आ जाती है कंडेम टू। कंडेम टू इसका मतलब होता है टू गिव समबडी ए पर्टिकुलर पनिशमेंट, भी किसी को एक पर्टिकुलर पनिशमेंट देना, किसी को पर्टिकुलर सजा देना, कोई सजा देते हैं, कोई पनिशमेंट देते हैं, उसके मीनिंग में इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि द एक्यूज्ड वाज कंडेम टू डेथ, द एक्यूज्ड वाज कंडेम टू डेथ, एक्यूज्ड को सजा दी गई थी, कौन सी? डेथ की सजा, डेथ पेनल्टी उसको दी गई थी। तो कंडेम टू का मतलब क्या हो गया? टू गिव समबडी ए पर्टिकुलर पनिशमेंट। नेक्स्ट आ जाता है कंसिस्ट इन। क्या आ गया मेरे भाई? कंसिस्ट इन
मतलब टू डिपेंड ऑन। जब आप किसी चीज़ पे डिपेंड रहते हैं, जब आप किसी भी चीज़ पे डिपेंड रहते हैं तो कौन सी फ्रेजल वर्ब का यूज़ किया जाता है, कंसिस्ट इन। और इसी से रिलेटेड एक और फ्रेजल वर्ब होती है जिसका मतलब टू डिपेंड ऑन होता है, वो इसके बाद करवाने जा रहा हूँ। तो ये क्या होगी, कंसिस्ट इन, मतलब किसी चीज़ पे आप डिपेंड हो जाते हैं भी, आप वो एक आपकी लाइफ का मेन पार्ट बन जाता है, मेन हिस्सा बन जाता है उसी काम का, उसके काम का क्या बन गया, जैसे मेन हिस्सा। जैसे मार्कर चलेगा, इंक होगी तो ही मार्कर चलेगा, तो वो कंसिस्ट इन, ठीक है ना। मार्कर टोटली किस पे डिपेंड है, इंक पे डिपेंड है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, हैप्पीनेस कंसिस्ट इन बीइंग सेटिस्फाइड विद व्हाट यू हैव। भी हैप्पीनेस किस चीज़ पे डिपेंड करती है, हैप्पीनेस इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि जब आप उन चीज़ों पे सेटिस्फाई हो जाए जो कुछ आपके पास है, जो कुछ आपके पास है उससे संतुष्ट हों, उससे आप सेटिस्फाई हो और आगे के लिए आप मेहनत करें, तो वहाँ से हैप्पीनेस आपकी डिपेंड करती है। तो ये हमने 4 फ्रेजल वर्ब की है। सबसे पहली थी अबाइड बाय, मतलब टू एक्सेप्ट विदाउट ऑब्जेक्शन। सेकंड थी कंप्लेन ऑफ, कंप्लेन ऑफ मतलब किसी बीमारी से पीड़ित होना, टू सफर फ्रॉम एनी डिजीज। उसके बाद आ गया कंडेम टू, कंडेम टू का मतलब हो गया टू गिव समबडी ए पर्टिकुलर पनिशमेंट, किसी को पर्टिकुलर पनिशमेंट देना। उसके बाद है कंसिस्ट इन, कंसिस्ट इन का मतलब है टू डिपेंड ऑन, किसी चीज़ पे डिपेंड हो जाना, किसी चीज़ पे डिपेंड होना, किसी चीज़ पे डिपेंड होना। तो आज की हमारी 4 फ्रेजल वर्ब होगी। और अब हम करते हैं नेक्स्ट, मैं नोट कर देता हूँ जल्दी से, फिर हम करते हैं आगे की फ्रेजल वर्ब्स। आई होप आपको समझ आ गई होगी। चलो कोई बात नहीं, तुम यार वो कर लेना, भूल गया मैं खुद ही। नेक्स्ट है आपकी काउंट ऑन। ये भी क्या मीनिंग निकलती है, टू डिपेंड ऑन, मतलब किसी चीज़ पे आप डिपेंड हो जाते हैं। जैसे मैंने इसका एग्जाम्पल, ओ माय गॉड, एग्जाम्पल लिख देता हूँ। फॉर योर सक्सेस you must count on your labor not luck। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब, पहले मैं, ओह माय गॉड, एक मिनट भाई, मैं पहले लिख ही देता हूँ आपके लिए। कॉर्डन ऑफ, कॉर्डन ऑफ, सॉरी, कॉर्डन ऑफ, इसका मीनिंग होता है टू सील ए प्लेस, मतलब किसी प्लेस को सील कर देना, किसी प्लेस को सील कर देना। और जो कॉर्डन एक वर्ब होती है, मैं इसका मीनिंग भी बता देता हूँ, टू सील, सील एनी एरिया, किसी एरिए को भी सील कर देने के लिए कॉर्डन वर्ब यूज़ की जाती है। अब इसके एग्जांपल मैं लिख देता हूँ, द पुलिस कॉर्डन ऑफ द एरिया। नेक्स्ट लिख रहा हूँ मेरे भाई, कॉटन ऑन, कॉटन ऑन, इसका मीनिंग आता, आज मार्कर बहुत गिर रहे हैं, पता नहीं क्या दिक्कत है, चलो कोई दिक्कत नहीं। कॉटन ऑन का मीनिंग आ जाता है बिगिन टू अंडरस्टैंड समथिंग, किसी चीज़ को समझने की शुरुआत, किसी चीज़ को समझने की शुरुआत। जैसे हमने बोला
और चलो अगली 3 आगे करवाएंगे, क्योंकि 10 फ्रेजल वर्ब करवाने की सलाह है मेरी। तो फ्रेजल वर्ब क्या हो गई, सबसे पहली थी काउंट ऑन। जैसे हमने क्या की थी, कंसिस्ट इन। कंसिस्ट इन की तरह भी ये सेम मीनिंग देती है कि किसी चीज़ पे आप क्या हो जाते हैं, जब आप किसी चीज़ पे टू डिपेंड ऑन, टू हैव ए समथिंग एज ए पार्ट, मतलब मेन पार्ट का किसी का, जब आप किसी का हो जाते हैं, जब आप किसी पे डिपेंड कर लेते हैं, तो उसके लिए काउंट ऑन फ्रेजल वर्ब भी यूज़ की जाती है। आपके लिए कोई फिल इन द ब्लैंक्स आ गया और उसके अंदर कंसिस्ट इन ना दिया गया हो, तो काउंट ऑन भी तो आ सकता है वहाँ पे मेरे भाई, काउंट ऑन भी तो आ सकता है, यानी किसी चीज़ पे डिपेंड हो जाना। फॉर योर सक्सेस यू मस्ट काउंट ऑन योर, फॉर योर सक्सेस, तुम्हारी सक्सेस के लिए यू मस्ट काउंट ऑन योर लेबर, मतलब अपनी मेहनत पे डिपेंड हो जाओ, ना कि किसी लक पे। तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। इसी से रिलेटेड एक बात बता देता हूँ। आजकल का स्टूडेंट क्या है, आजकल का स्टूडेंट मतलब इतना नेगेटिव है, इतना नैरो माइंड हो चुका है कि पता है क्या करता है मेरे भाई, वो ये सोचता है कि कैसे भी करके ना, मतलब दूसरे को ज्ञान दे दो। हाँ पेपर अब होना है, ये होना है, खुद तो पढ़ाई करनी नहीं। हाँ भाई इतने नंबर की इंग्लिश आएगी, इतने नंबर का मैथ्स आएगा, इतने नंबर की जीएस आएगी, इतने नंबर की रीजनिंग है, उसको सारी नॉलेज है। नॉलेज हर बंदे को है, ऐसी बात नहीं है कि नॉलेज नहीं है। वो स्टूडेंट क्या करता है, खुद तो पढ़ता नहीं है, दूसरों को ज्ञान देना शुरू हो जाता है, और काम नहीं, उससे कुछ पूछ लो भाई कंसिस्ट इन का मीनिंग क्या होता है, कहता भाई पता नहीं, देख के बताऊंगा, गूगल करता रहता है। तो यानी पढ़ता है नहीं, और दूसरों के मतलब लक पे बैठा रहता है, कहते हैं भगवान 5 का प्रसाद चढ़ाऊंगा, 10 का प्रसाद चढ़ाऊंगा। तो मतलब ये चीज़ें नहीं होती, मेहनत तो करनी पड़ेगी, मतलब लक पे भरोसा नहीं किया जा सकता। मैं मानता हूँ कि 5 से 10% आपका लक काम करता है मेरे भाई, लेकिन 90 to 95% तो आपकी मेहनत ही काम करेगी ना। आपकी मेहनत होनी जरूरी है, आपकी मेहनत होनी जरूरी है, ना कि आपका लक होना जरूरी है। मेहनत करोगे तभी तो लक साथ देगा, अकेला लक कहाँ साथ दे देगा आपका। किस्मत भी जरूरी है मानते हैं, लेकिन उससे सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होते हैं, भगवान भी कहते हैं मेहनत तो बेटा करनी पड़ेगी। तो इसीलिए यू मस्ट काउंट ऑन योर लेबर नॉट लक, अंडरस्टैंड। अब बात करते हैं नेक्स्ट, कॉर्डन ऑफ। कॉर्डन ऑफ मतलब किसी प्लेस को सील कर देना। जब हम किसी प्लेस को सील कर देते हैं, हम तो क्या करते हैं, खैर पुलिस या गवर्नमेंट किसी प्लेस को जब सील कर देती है तो उसके लिए फ्रेजल वर्ब यूज़ की जाती है कॉर्डन ऑफ। कॉर्डन ऑफ इसका मीनिंग देता है टू सील अ प्लेस। जैसे कि कॉर्डन का मीनिंग भी होता है, कॉर्डन एक वर्ब होती है जिसका मीनिंग होता है टू सील एनी एरिया, किसी एरिया को सील कर देना, सील एनी एरिया। द पुलिस कॉर्डन ऑफ द एरिया, पुलिस ने एरिया को सील किया था। द पुलिस कॉर्डन ऑन ऑफ द एरिया, एक मिनट में, सॉरी, द पुलिस कॉर्डन ऑफ द एरिया, यानी पुलिस ने क्या किया था, एरिया को सील किया था। नेक्स्ट आ गया कॉटन ऑन। कॉटन ऑन, बिगिन टू अंडरस्टैंड समथिंग, मतलब जब आप किसी चीज़ को समझना शुरू कर देते हैं, जब आप किसी चीज़ को समझना शुरू कर देते हैं, तब उसके लिए कौन सी फ्रेजल वर्ब यूज़ की जाती है, तब मेरे भाई उसके लिए कॉटन ऑन फ्रेजल वर्ब यूज़ की जाती है। इसी तरह जो कॉटन होती है, कॉटन वर्ब होती है जिसका मतलब होता है टू बिगिन टू अंडरस्टैंड, मतलब किसी चीज़ को समझना। जब कॉटन ऑन हम यूज़ करते हैं, जब हम मेरे भाई कॉटन ऑन फ्रेजल यूज़ करते हैं, उसके बाद हम टू का सहारा लेते हैं, उसके बाद हम उसका ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। टू पार्टिकल का सहारा लेके या टू प्रेपोजिशन का टू प्रेपोजिशन का सहारा लेके उसके बाद हम उसका ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ही कॉटनड ऑन टू व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से, मतलब उसने समझना स्टार्ट कर दिया था जो मैं उसे कहना चाह रहा था, जो मैं उसे कह रहा था या जो मैं उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। तो ये चीज़ अब आप याद रखोगे। अगली फ्रेजल वर्ब मैंने क्या बताया आपको, काउंट ऑन और कंसिस्ट इनका सेम मीनिंग आ जाता है, किसी चीज़ पे किसी चीज़ का डिपेंडेंट होना। उसके बाद आ गया कॉर्डन ऑफ। कॉर्डन ऑफ मतलब किसी एरिया को सील कर देना, किसी भी एरिया को, और कॉर्डन वर्ब का मैंने मीनिंग बता दिया, सील एनी एरिया। उसके बाद मैंने कॉटन ऑन। कॉटन ऑन मतलब बिगिन टू अंडरस्टैंड समथिंग, किसी चीज़ को समझना शुरू कर देना। इसी तरह हमने ये 3 फ्रेजल वर्ब और कर लिया। आप 1 मिनट में इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए या कॉपी कर लीजिएगा। मैं 1 मिनट के लिए साइड होया जा रहा हूँ मेरे भाई। होती आसान है लेकिन याद रखनी मुश्किल हो जाती है। 10 फ्रेजल वर्ब करवाऊंगा, उसके बाद मैं देखता हूँ आपको, या तो वो करवा देता हूँ 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद मैं या तो रूट वर्ब को भी या कुछ देखते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग करने की सोचते हैं भाई।
चलो मिल गया, एक इंटरेस्टिंग वर्ड मिल गया, उसके सिनोनिम्स करवाने की मैं सोचूंगा, सिनोनिम्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ये वर्ड हमने एक लास्ट सेशन में भी किया हुआ है, हो गया ना, उससे रिलेटेड हम बात करने वाले हैं मेरे भाई, उससे रिलेटेड हम बात करने वाले हैं आज। नेक्स्ट है हमारी कफ अप। कफ अप फ्रेजल वर्ब का मीनिंग होती है टू हैंड ओवर अनविलिंगली, टू हैंड ओवर अनविलिंगली, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल लिख देता हूँ, चलो मैं ये बाद में कराता हूँ, पहले इसका एग्जांपल लिख देता हूँ। ये क्या हो गया, यू हैड टू कफ अप अब कफ आपको पता है कि वर्ब होती है। कफ का मतलब तो आपको पता है खांसना, खांसी से रिलेट किया जाता है ना, इसके लिए एग्जाम्पल भी लिख देते हैं। ठीक है भाई, अगली फ्रेजल वर्ब लिख रहा हूँ मैं, ये वर्ब होती है, मैं समझा दूंगा आपको। काउंट फोर, इसका मीनिंग हो जाता है मेरे भाई टू बी इम्पोर्टेंट और यूजफुल, टू बी इम्पोर्टेंट और यूजफुल। इसका एग्जांपल लिख रहे हैं हम। बोथ स्पीड एंड एक्यूरेसी, काउंट फॉर इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, एग्जाम, ठीक है। उसके बाद हम लास्ट फ्रेजल वर्ब होगी हमारी काउ डाउन, नहीं काउ डाउन नहीं, दूसरी कर लेते हैं, चलो ये कर लेते हैं काउ डाउन। उसके दो मीनिंग है ना नेक्स्ट के, तो नेक्स्ट क्लास में करने की कोशिश करेंगे। टू इमीडिएट और इसका The PM has told that we will not cow down before China. ठीक है भाई, ये हमारी 10 फ्रेजल वर्ब हो जाएंगी, ये हमारी क्या हो जाएंगी, 10 फ्रेजल वर्ब्स हो जाएंगी। अब हम इनको कर रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं हम इनको आगे कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये कफ अप का मतलब होता है टू हैंड ओवर अनविलिंगली, मतलब आपकी इच्छा नहीं है किसी को कुछ देने की, आप अपनी मर्जी से कुछ देना नहीं चाहते लेकिन आपको देना पड़ेगा। आप अपनी मर्जी से, जैसे टैक्स नहीं देना चाहते लोग लेकिन उन्हें देना पड़ता है, आप फाइन नहीं देना चाहते आपको देना पड़ता है, तो क्या हो गया, टू हैंड ओवर अनविलिंगली। कफ अप का मतलब होता है टू हैंड ओवर अनविलिंगली। इसका एग्जाम्पल, यू हैड टू कफ अप द अमाउंट फॉर द ड्रेस, मतलब तुम्हें बिना, मतलब तुम्हारी इच्छा नहीं थी उतना अमाउंट देने की उस ड्रेस के लिए, लेकिन तुम्हें देना पड़ा, ठीक है। कफ क्या होते हैं, कफ मतलब खांसना। ही ट्राइड टू स्पीक, वो बोलने की कोशिश कर रहा था, एंड स्टार्टेड टू कफ, और उसने खांसना स्टार्ट कर दिया।
और उसने खांसना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट आ गया काउंट फोर। काउंट फोर का मीनिंग होता है टू बी इम्पोर्टेंट और यूजफुल, मतलब किसी चीज़ का इम्पोर्टेंट होना और यूजफुल होना, किसी भी चीज़ का इम्पोर्टेंट होना और यूजफुल होना। जैसे बोथ स्पीड एंड एक्यूरेसी, स्पीड और एक्यूरेसी दोनों क्या इंपॉर्टेंट है इन द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। भाई जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाओगे तो आपकी स्पीड भी होनी चाहिए और आपकी एक्यूरेसी भी होनी चाहिए क्वेश्चन सोल्व करते टाइम। तो इसमें क्या बोला मेरे भाई, बोथ स्पीड एंड एक्यूरेसी काउंट फॉर इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। नेक्स्ट आ गया काउ डाउन, मतलब तत्काल बोल सकता हूँ, तत्काल बोल सकता हूँ हिंदी में टू इमीडिएट, टू इमीडिएट। द पीएम हैड टोल्ड, पीएम ने बतलाया था दैट ही विल नॉट काउ डाउन बिफोर चाइना, ठीक है ना, ही विल नॉट काउ डाउन बिफोर चाइना, वो चाइना के सामने तत्काल नहीं करेंगे। तो क्या बन गया, क्या क्या फ्रेजल वर्ब हो गई हमारी, कफ अप, कफ अप का मतलब हो गया किसी चीज़ को हैंड ओवर करना अपनी बिना इच्छा से, अनिच्छा बोल सकता हूँ, अनिच्छा बिना अपनी मर्जी के हैंड ओवर करना। उसके बाद आ गया काउंट फोर, काउंट फोर का मतलब हो गया टू बी इम्पोर्टेंट और यूजफुल, टू बी इम्पोर्टेंट और यूजफुल। नेक्स्ट आ गया मेरे भाई काउ डाउन, मतलब टू इमीडिएट, टू इमीडिएट मतलब तत्काल का मीनिंग लेके चल सकता हूँ। अब हम करेंगे, अब हम क्या करेंगे देखते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम मेरे भाई करने वाले हैं, मैंने नोट किया था कुछ, चलो रूट वो केव कर लेते हैं। एक छोटा सा वर्ड है आपके लिए, या तो मैं निकाल देता हूँ अगर यहीं पे पड़ा है तो, 4-5 वर्ड कर लेंगे उससे रिलेटेड मेरे भाई, नहीं तो मैं आपको कुछ, इतने आप नोट करो इसको, क्योंकि थोड़ा सा मिक्सअप करके चलने की सलाह है मेरी यार, हम थोड़ा थोड़ा मिक्सअप करके चलाएं चीज़ों को। तब हम मिक्सअप करके चलाएंगे तो अपने को कोई दिक्कत तो वैसे भी नहीं होनी, और दिक्कत तुम्हें तो खैर वैसे भी क्या है, कहाँ पे लिखी थी मैंने, जल्दी से करो इसको, इतना मैं निकाल देता हूँ। सॉरी, कॉपी भर रखी है यार मैंने लिख लिख के ना। मैं सोच रहा हूँ छोटी चीज़ करवा दूँ ना तुम्हें दिक्कत ना हो, और करवाने के तो बहुत फ्रेजल वर्ब्स भी पड़ी हैं, लेकिन छोटे छोटे टॉपिक उठा के चलेंगे, इजी रह जाएगा, और ऐसी कोई वो बात नहीं है इसमें। हाँ मिल गया, हो गया ये, ठीक है। अब हम फ्रेजल वर्ब को मिटा देते हैं मेरे भाई, और एक वर्ड करने जा रहे हैं ईगो। बहुत ही प्यारा वर्ड है जिसको नेगेटिव नहीं मेरे भाई पॉजिटिव मीनिंग में भी लिया जाता है, जिसको क्या हम कर सकते हैं पॉजिटिव मीनिंग में भी लेके चलते हैं। आज हम ईगो को लेके चल रहे हैं मेरे भाई। किसको लेके चल रहे हैं हम, ईगो। ये एज ए नाउन यूज किया जाता है, एज ए नाउन इसका यूज होता है। कैसे यूज होता है, इसका मीनिंग होता है योर फीलिंग्स of your own importance और एबिलिटी। मतलब आपकी फीलिंग्स जो क्या बताती है, आपकी फीलिंग्स जो आपकी इंपॉर्टेंस और एबिलिटी के बारे में बताती है। आपकी ऐसी फीलिंग्स होती है, ईगो का मतलब होता है एज ए नाउन यूज किया जाता है, इसका मीनिंग होता है योर फीलिंग्स ऑफ योर ओन एबिलिटी, ऑफ योर ओन एबिलिटी और एबिलिटी और इम्पोर्टेंस, मतलब जो आपकी इम्पोर्टेंस के बारे में बताने की कोशिश करेगा भाई। मतलब ईगो का हम पॉजिटिव मीनिंग लेके चल रहे हैं। जैसे मैंने बोला आई एम ग्लेड
आई एम ग्लेड रोहित गॉट द जॉब, भाई मुझे खुशी हुई कि रोहित को जॉब मिली है, ठीक है। तो रोहन बोलेगा ही नीडेड समथिंग, उसे ज़रूरत है किस चीज़ की, टू बूस्ट हर ईगो, मतलब टू गिव हर कॉन्फिडेंस, मतलब अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने की, अपनी इंपॉर्टेंस को बढ़ाने की ज़रूरत है, समझ गया ना। टू बूस्ट हर ईगो, हिज ईगो, या जैसे हम यूज़ कर सकते हैं, तुम यूज़ कर सकते हो। जैसे अब इसे 4-5 वर्ड कर लेते हैं इससे रिलेटेड, जो मैं लिख रहा हूँ मेरे भाई। सबसे पहला वर्ड है आपको ईगोइस्ट, ईगोइस्ट, ईगोइस्ट का मीनिंग होता है, ये एज ए नाउन यूज किया जाता है, इट्स ऑल अबाउट मी, इट्स ऑल अबाउट मी, या मैं बोल सकता हूँ ए सेल्फ सेंटर्ड पर्सन, ए सेल्फ सेंटर्ड पर्सन। भाई क्या ईगोइस्ट का मतलब होता है, इट्स ऑल अबाउट मी, मतलब अपने बारे में ही जानना, मतलब जिसको अपने बारे में ही पड़ी रहती है कि हाँ भाई मैं ईगोइस्ट पर्सन हूँ, मेरे को अपने आप से मतलब है, अपने आप से मतलब है, उसको पर्सन को बोला जाता है ईगोइस्ट। ही इज एन ईगोइस्ट, ही इज एन ईगोइस्ट, मतलब उसको इट्स ऑल अबाउट मी, मतलब मेरे बारे में है जो भी है, उसको किसी और से कोई मतलब नहीं है, उसको ईगोइस्ट बोला जाता है। नेक्स्ट आ जाता है ईगोटिस्ट, ईगोटिस्ट, ईगोटिस्ट का मीनिंग होता है मेरे भाई, ये भी एज ए नाउन यूज किया जाता है। इसका मीनिंग होता है ए पर्सन हु कंसीडर्स हिमसेल्फ, ए पर्सन हु कंसीडर्स हिमसेल्फ टू बी बेटर or more important than other people। दोबारा समझा दूंगा, 1 मिनट का टाइम दो। जैसे एग्जांपल बोला, आई एम द मोस्ट टैलेंटेड, आई एम द मोस्ट टैलेंटेड, आई एम द मोस्ट टैलेंटेड। एक और लिख देता हूँ मैं आपके लिए यहाँ पे पहले, ईगोसेंट्रिक, ईगोसेंट्रिक, ये तो एज एन एडजेक्टिव यूज़ किया जाता है और एज एन नाउन भी यूज़ किया जाता है। जैसे कि थिंकिंग ओनली ऑफ यूर सेल्फ, मैं बोल सकता हूँ थिंकिंग ओनली ऑफ यूर सेल्फ। जब ये एज एन, यहाँ पे एज एन एडजेक्टिव यूज़ किया जाता है, और जब यहाँ पे एज ए नाउन ये सेंटर ऑफ द यूनिवर्स के लिए भी यूज़ कर सकता हूँ मैं, सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, सेंटर ऑफ द यूनिवर्स में एज ए नाउन इस तरह इसको यूज कर सकता हूँ। इसका एग्जांपल जैसे, व्हाट एन ईगोसेंट्रिक योर फ्रेंड इज, व्हाट एन ईगोसेंट्रिक यूर फ्रेंड इज, ये मैंने एग्जांपल लिखा। तो अब इनको समझते हैं मेरे भाई। ईगो का मीनिंग आपको पता है कि ऐसी फीलिंग जो आपको अपनी इंपॉर्टेंस और अपनी एबिलिटी के बारे में बताए, ऐसी फीलिंग हो जाती है, एज ए नाउन यूज किया जाता है। ईगोइस्ट का मतलब होता है इट्स ऑल अबाउट मी, मतलब मुझे अपने बारे में ही बात करनी है, मुझे अपने बारे में ही बात करनी है, मुझे किसी और से कोई मतलब नहीं। तो इसका मीनिंग हो गया इट्स ऑल अबाउट मी, ए सेल्फ सेंटर्ड पर्सन, जिसको सिर्फ अपने बारे में बात करनी, जिसको अपने बारे में सोचना हो। नेक्स्ट आ गया ईगोटिस्ट। ईगोटिस्ट मतलब अ पर्सन हु कंसीडर्स हिमसेल्फ, एक ऐसा पर्सन जो ये मानता है कि हिमसेल्फ टू बी बेटर देन, मतलब खुद को किसी और से, मतलब बाकी जो और लोग हैं, जैसे कि मैं खड़ा हूँ या आप खड़े हैं, आपका एक ऐसा दोस्त आता है जो मतलब वो समझता है कि मैं ही सबसे ज़्यादा टैलेंटेड हूँ, मैं ही सबसे ज़्यादा होशियार हूँ क्लास में। तो क्या क्या मीनिंग हो गया, अ पर्सन हु कंसीडर्स हिमसेल्फ
टू बी बेटर और मोर इम्पोर्टेंट देन अदर पीपल, मतलब मैं तो सबसे ज़्यादा, मैं उनसे इम्पोर्टेंट हूँ, मतलब कंपैरिजन करता है कि मैं ही हूँ। जैसे आई एम द मोस्ट टैलेंटेड, आई एम द मोस्ट टैलेंटेड, उसको क्या बोला जाएगा? ईगोटिस्ट। कहता है ही इज एन ईगोटिस्ट, ये एक ईगोटिस्ट है, क्योंकि ये मानता है कि ये ही सबसे ज़्यादा टैलेंटेड है, इसकी ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, यही सबसे बेस्ट है। नेक्स्ट आ गया ईगोसेंट्रिक। ईगोसेंट्रिक, थिंकिंग ओनली ऑफ योर सेल्फ, मतलब अपने बारे में ही सोचने वाला। जिस तरह मैंने एक सबसे पहला जो वर्ड करवाया था, आपको शायद याद होगा, मेरी जो पहली वीडियो है उसमें मैंने वर्ड करा था अल्ट्रिस्टिक। अल्ट्रिस्टिक तो इसका क्या बनता था? ये एंटोनिम बनता था, मैंने वहाँ पर एंटोनिम आपको समझाया था। तो थिंकिंग ओनली ऑफ योर सेल्फ, मतलब अपने बारे में ही सोचने वाला। ही इज़ एन ईगोसेंट्रिक पर्सन, ही इज़ एन ईगोसेंट्रिक पर्सन, तो पर्सन नाउन हो गया और ईगोसेंट्रिक एडजेक्टिव हो गया। एज ए नाउन द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, मतलब जो भी है वही है यूनिवर्स का सेंटर। जैसे व्हाट एन ईगोसेंट्रिक योर फ्रेंड इज, मतलब कैसा ईगोसेंट्रिक फ्रेंड है तुम्हारा, कैसा ईगोसेंट्रिक फ्रेंड है तुम्हारा। इस तरह हमने ये 3 वर्ड यहाँ पे रूट वोकेब से स्टार्ट कर लिए, रूट वोकेब से स्टार्ट कर लिए, जिसमें रूट ईगो का मीनिंग मैंने आपको बता दिया। अब हम कर रहे हैं आगे, 2-3 और रह गई, 4 और रह गई इससे रिलेटेड। चलो सही, ये दिखना चाहिए, दिख रहा है, बढ़िया यहाँ तक। ईगोसेंट्रिक भी आपका हो चुका है, ईगोसेंट्रिक, ईगोटिस्ट, ईगोइस्ट तीनों हो गए। ठीक है मेरे भाई, अब करते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड्स, जो 3-4 हैं इससे रिलेटेड। फिर मैं आपको 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन करवाने की कोशिश करूँगा, और फिर जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम करने वाले हैं, आई थिंक शायद हम करेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस, और उसके अलावा देखेंगे क्या तड़का रहेगा आपके लिए। ईगोमेनिया, ईगो, कोई बात नहीं, ऊपर वाला मिट गया तो मेरे भाई कोई चक्कर नहीं। ईगोमेनिया मतलब ये एक मैं बोल सकता हूँ इसका मीनिंग, ईगो का मीनिंग आपको पता ही, मैं मेनिया का समझा देता हूँ। मेनिया का मीनिंग हो गया वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन समथिंग, वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन समथिंग, वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन समथिंग। नेक्स्ट आ गया ईगोमेनिक, ये एज ए नाउन यूज़ किया जाता है। अगर मैं ईगोमेनिक की बात करूँ तो ये एज एन एडजेक्टिव यूज़ कर लिया जाता है, यानी किसी पर्सन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, किसी पर्सन के लिए पर्सन यूज़ कर सकते हैं। अ पर्सन हु फॉलोज द प्रोसेस ऑफ ईगोमेनिया, प्रोसेस ऑफ ईगोमेनिया, जो ईगोमेनिया के प्रोसेस को फॉलो करे। नेक्स्ट आ गया ईगोपैथी, ईगोपैथी। अब पैथी का मीनिंग, पैथी इसमें क्या किया गया, पैथी सफिक्स किया गया मेरे भाई, पैथी सफिक्स किया गया। जो हम किसी डिजीज़, फीलिंग या इमोशन, जो हम किसी डिजीज़, फीलिंग, इमोशन या सफरिंग, इस तरह हम यूज़ कर सकते हैं, सफरिंग के मीनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसका मीनिंग मैं कह सकता हूँ ये हो गया। अब एक लास्ट है इसका बचता है आफ्टर ईगो, आफ्टर ईगो, इसका मीनिंग होता है अल्टरनेट पर्सनैलिटी, अल्टरनेट पर्सनैलिटी नॉट सीन बाय अदर्स, नॉट सीन बाय अदर्स। जैसे
सुपरमैन इज क्लार्क्स आफ्टर ईगो। आफ्टर ईगो तो ये आपका ख़त्म करवा देता हूँ अभी। ये भगवान, ईगोमेनिया, मेनिया का मीनिंग होता है वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन समथिंग, मतलब किसी चीज़ में स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट होना, किसी चीज़ के अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट होना, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होना, उसके लिए मेनिया का मीनिंग यूज़ किया जाता है। तो ईगोमेनिया मतलब अपने लिए ही किसी चीज़ में स्ट्रॉन्ग इंटरेस्टेड हो जाना, अपने लिए ही किसी चीज़ में स्ट्रॉन्ग इंटरेस्टेड हो जाना, स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट हो जाना, ठीक है। उसके बाद आएगा ईगोमेनियक। ईगोमेनियक का मीनिंग होता है पर्सन हु फॉलोज द प्रोसेस ऑफ ईगोमेनिया, ऐसा पर्सन जो इस प्रोसेस को फॉलो करता हो, ऐसा पर्सन जो इस प्रोसेस को क्या करता हो, फॉलो करता हो, उसको क्या बोला जाता है, ईगोमेनियक। ईगोपैथी, पैथी एक वर्ड होता है जिसको रिलेट किया जाता है डिजीज, फीलिंग, इमोशन या सफरिंग से, डिजीज, फीलिंग, इमोशन या सफरिंग से, जैसे कि हार्मिंग अदर्स फॉर सेल्फ गेन, मतलब ऐसी बीमारी हो जाती है, ऐसी बीमारी कह सकता हूँ मैं, जिसमें क्या होता है कि एक बंदा क्या करता है कि खुद को कुछ पाने के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाता है। जैसे टेररिस्ट हैं, ये जो लोग हैं या जो गलत काम करते हैं, जैसे नशेड़ी लोग होते हैं भाई, वो करते हैं कि खुद के फायदे के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे, ईगोपैथी। कोई तुम्हारे सामने कोल्ड ड्रिंक पीने वाला हो तो आप उसको कह सकते हैं यू आर एन ईगोपैथी, ठीक है, कह सकते हैं, वो समझेगा नहीं। आफ्टर ईगो मतलब अल्टरनेट पर्सनैलिटी, किसी के अल्टरनेट पर्सनैलिटी जो किसी और को ना पता हो, जो किसी और का ना पता हो या किसी और के द्वारा ना देखी गई हो। सुपरमैन इज क्लार्क्स आफ्टर ईगो, सुपरमैन इज क्लार्क्स आफ्टर ईगो इसका एग्जाम्पल हो गया। तो हमने क्या पढ़ा, ईगोमेनिया, ईगोमेनियक, ईगोपैथी और आफ्टर ईगो, ये हमने 4 वर्ड और 7 वर्ड हमने ईगो से रिलेटेड कर लिए, और ईगो का मीनिंग निकाल के हमने 8 यहाँ पे कर लिए, 10 फ्रेजल वर्ब कर ली। आज के हमारे 18 वर्ड हो गए। अब हम करते हैं एक छोटा सा काम और क्या करेंगे, छोटा सा काम एक सिंपल सा करेंगे। उसको समझने के लिए आप मेरे को 1 मिनट का टाइम दे, मैं देखता हूँ वो मैंने कहाँ लिखे हुए हैं। ये हमारा तीसरा फेज स्टार्ट होने वाला है मेरे भाई, हो गया ना, ठीक है। अब हमारा 3rd फेज स्टार्ट हो गया, जिसके अंदर एंटोनिम सिनोनिम समझ लो, चाहे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन समझ लो। एक वर्ड है जिसके सिनोनिम्स को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। एक वर्ड है जिसको मैंने आपको लास्ट सेशन में भी करवाया था मेरे भाई। लास्ट सेशन में क्या करवाया था मैंने, एम्बेलिश करवाया था आपको। एम्बेलिश नाम का एक प्यारा सा वर्ड करवाया था, जिसका मीनिंग क्या था, टू मेक समथिंग मोर ब्यूटीफुल, टू मेक समथिंग more beautiful by adding something, to it, मतलब किसी चीज़ को आप और ज़्यादा ब्यूटीफुल, और ज़्यादा सुंदर बना देते हैं, संवारते हैं, सजाते हैं, उसके लिए आपका ये वर्ड यूज़ किया जाता है। इसके सिनोनिम्स में मैंने आपको करवाया था, पहला सिनोनिम्स करवाया था, कौन सा था, एनहेंस का मीनिंग होता है टू इम्प्रूव द क्वालिटी, अमाउंट और स्ट्रेंथ
और स्ट्रेंथ ऑफ समथिंग। समझाऊंगा, 1 मिनट का टाइम दे मेरे को। ये एज ए वर्ब यूज किया जाता है भाई। और अगला हो गया गार्निश, ये भी आपने पढ़ा था उस दिन। गार्निश का मीनिंग होता है मेरे भाई टू डेकोरेट फूड with a small amount of different food। नेक्स्ट आपका एम्पलीफायर से यूज़ कर सकते हैं अभी साउंड। जैसे टू मेक समथिंग लाउडर, पहला मीनिंग आ जाता है टू मेक समथिंग लाउडर। और दूसरा मैं निकाल सकता हूँ टू इंक्रीज द साइज और इफेक्ट ऑफ समथिंग। टू इंक्रीज द साइज और इफेक्ट समथिंग, और इफेक्ट समथिंग। ओह सॉरी भाई, हमारा कैमरा बंद हो चुका था, तो मैं आपको दोबारा से समझाने जा रहा हूँ। मुझे खुद नहीं पता लगा। एम्बेलिश का मीनिंग होता है टू मेक समथिंग मोर ब्यूटीफुल, किसी चीज़ को और ज़्यादा सुंदर बनाना बाय एडिंग समथिंग टू इट। मतलब इसमें कुछ और ऐड करके जब आप किसी चीज़ को और ज़्यादा सुंदर बनाते हैं तो इसके लिए एम्बेलिश वर्ड का यूज़ किया जाता है। एम्बेलिश वर्ड का यूज़ किया जाता है और एज ए वर्ब यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आ गया आपका एनहेंस का मीनिंग होता है टू इम्प्रूव द क्वालिटी, अमाउंट और स्ट्रेंथ ऑफ समथिंग। मतलब किसी चीज़ की क्वालिटी, अमाउंट और स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर देना। किसी चीज़ की क्वालिटी, अमाउंट और स्ट्रेंथ को क्या कर देना, इम्प्रूव कर देना। उसके लिए हम बोलते हैं एनहेंस योर नॉलेज। अपनी नॉलेज को बढ़ाओ, एनहेंस योर नॉलेज, हम इस तरह ये यूज़ भी करते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा गार्निश का मतलब होता है टू डेकोरेट फूड विद ए स्मॉल अमाउंट ऑफ डिफरेंट फूड। मतलब जब आप शादियों में जाते हैं तो आपने देखा होगा जो सैलेड होता है, सैलेड जैसे खीरा, प्याज या कुछ भी है, टोमेटो वगैरह जो भी होते हैं, उसके आसपास पत्ते गोभी वगैरह लगा के उनको संवारा जाता है, या कुछ और ऐड करके उसके अंदर कुछ और ऐड करके उसको संवारा जाता है, सजाया जाता है। जैसे चाट वाले के पास जाते हैं, फ्रूट वाले के पास जाते हैं शादियों में, तो उस टाइम भी ऐसा ही कुछ ना कुछ किया होता है। तो यानी चीज़ों को संवारा जाता है, सजाया जाता है। टू डेकोरेट फूड विद ए स्मॉल अमाउंट ऑफ डिफरेंट फूड। 1 मिनट का टाइम दो। मैं देख लेता हूँ पहले, चलिए। उसके बाद आता है मेरे भाई एम्पलीफाई मतलब एम्पलीफायर आपने सुना होगा। एम्पलीफायर जो आप गाने बजाते हैं वो आपने सुना होगा। तो एम्पलीफाई मतलब टू मेक समथिंग लाउडर, किसी चीज़ को क्या कर देना, और ज़्यादा लाउडर कर देना। किसी चीज़ को या किसी साउंड को, किसी म्यूजिक को और ज़्यादा लाउडर कर देना। या फिर दूसरा मीनिंग मैं कह सकता हूँ टू इंक्रीज द साइज और इफेक्ट समथिंग, किसी चीज़ का साइज और इफेक्ट को इंक्रीज कर देना। किसी चीज़ के साइज और इफेक्ट को क्या कर देना, इंक्रीज कर देना। तो उसके लिए आप एम्पलीफायर वर्ड यूज़ करते हो, गार्निश वर्ड यूज़ करते हो, एनहेंस वर्ड यूज़ करते हो, और उसके बाद एम्बेलिश वर्ड यूज़ करते हो। तो आप जल्दी से ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट वगैरह। चलो इस बार तो प्रॉपर चल रही है, पहले पता नहीं।
हमारा नेक्स्ट वर्ड हो गया मेरे भाई डेक। डेक भी एज ए वर्ब यूज किया जाता है। इसका मतलब होता है टू डेकोरेट और एड समथिंग, टू डेकोरेट और एड समथिंग, टू डेकोरेट और एड समथिंग टू मेक एन इफेक्ट, टू मेक एन इफेक्ट। कोई इफेक्ट बनाने के लिए जब आप किसी चीज़ को डेकोरेट करती हैं, ऐड करते हैं, उसके बाद आता है एड ऑन। एड ऑन भी एज ए वर्ब यूज किया जाता है, जिसका मीनिंग होता है टू ऐड समथिंग डेकोरेटिव टू, टू ऐड समथिंग डेकोरेटिव टू, टू ऐड समथिंग डेकोरेटिव टू a person or thing। और thing। नेक्स्ट इसका सिनोनिम बनता है ऑर्नामेंट, जो आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, आभूषण। अब मैं एक्स्ट्रा देख लेते हैं इसका। ये हो गया इसका। ये भी एज ए वर्ब यूज किया जाता है, बी डेक्ड आउट इन रिच डेकोरेटिव, रिच डेकोरेटिव कवरिंग्स, कवरिंग्स ऑफ ए हॉर्स मैं कह सकता हूँ। ये इसके सिनोनिम्स हो गए मेरे भाई, ये इसके सिनोनिम्स हो गए। कहाँ गया मार्कर? तो डेक। नेक्स्ट सिनोनिम क्या है इसका? डेक। एक मिनट में देख लेता हूँ, कोई बंद हो गई फिर से। चलो चल रही है। नेक्स्ट हो गया इसका डेक। डेक का मीनिंग बताया मैंने, टू डेकोरेट और एड समथिंग टू मेक एन इफेक्ट। मतलब किसी चीज़ को डेकोरेट करना, टू डेकोरेट और एड समथिंग, किसी चीज़ में इफेक्ट डालने के लिए, इफेक्ट डालने के लिए, इसको सुंदर बनाने के लिए, और ज़्यादा सुंदर बनाने के लिए कुछ डेकोरेट करना या उसमें कुछ और चीज़ ऐड करना, कुछ और चीज़ ऐड करना। नेक्स्ट आ गया एड ऑन। एड ऑन का मीनिंग होता है टू ऐड समथिंग डेकोरेटिव टू ए पर्सन और थिंग। किसी पर्सन और थिंग में कुछ डेकोरेटिव चीज़ें ऐड करना, किसी पर्सन और थिंग में कुछ डेकोरेटिव चीज़ें ऐड करना, उसके लिए एड ऑन यूज कर दिया जाता है। ऑर्नामेंट आपको पता है आभूषण। आभूषण जो आपको पता है कि मैक्सिमम लेडीज़ और गर्ल्स पहनती हैं, उनको सुंदर बनाने के लिए, जो हम थोड़ा और ज़्यादा सुंदर दिखे, इसके लिए यूज़ किया जाता है। ये इजी है। उसके बाद कैप्रिसन। कैप्रिसन का मीनिंग होता है बी डेक्ड आउट इन रिच डेकोरेटिव कवरिंग्स। बी डेक्ड आउट इन रिच डेकोरेटिव कवरिंग्स, ये हॉर्स के लिए ज़्यादातर यूज़ कर लिया जाता है। ऑफ ए हॉर्स यानी घोड़े के लिए ज़्यादातर आप यूज़ कर सकते हैं। घोड़े को इक्विंस भी बोला जाता है, इक्विंस भी बोला जाता है। कहीं आप इसका मीनिंग कई बार आपको देखने को मिल जाएगा, मीनिंग देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह इसके सिनोनिम्स हो गए मेरे भाई खत्म। अब इसके एंटोनिम्स जो मैंने करवाए थे वो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा आपको। तो मैं अब ये भी थोड़ा सोच रहा हूँ कि इस तरह से भी कुछ आपके लिए करने की कोशिश करूँ कि आपको एंटोनिम और सिनोनिम भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ। ठीक है, तो 3-4 इसके एंटोनिम है वो हम ख़त्म कर लेते हैं। इसके बाद कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, 3 या 4 एंटोनिम अच्छे अच्छे करने वाले। कर दूँ क्लियर? ओके। अब उसके एंटोनिम्स की मैं बात करूं तो सबसे पहला आता है डिफेस। डिफेस जिसका मीनिंग है मेरे भाई, जिसका मीनिंग है जो एज ए वर्ब यूज किया जाता है टू डैमेज एंड स्पॉइल द अपीयरेंस ऑफ, टू डैमेज एंड स्पॉइल द appearance of something by writing
ये वर्ड मैंने आपको करवाया होगा, कब करवाया था मुझे याद नहीं। राइटिंग और ड्राइंग ऑन इट, और ड्राइंग ऑन इट, और ड्राइंग ऑन इट। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपका ब्लेमिश। ब्लेमिश वर्ड भी यूज़ कर लेते हैं इसके एंटोनिम में, जिसका मतलब हो गया ए मार्क ऑन समथिंग दैट स्पॉइल्स, mark on something that spoils its appearance। इट्स अपीयरेंस। नेक्स्ट आ गया स्पॉइल वर्ड, ये लास्ट में लिख देता हूँ मैं, बेलिटल वर्ड भी हम यूज़ करते हैं, जो ये एज ए नाउन यूज़ किया जाता है, ये एज ए वर्ब यूज़ किया जाता है, और ये भी एज ए वर्ब यूज़ किया जाता है। बेलिटल का मतलब टू मेक ए पर्सन और एन एक्शन, टू मेक ए पर्सन और एन एक्शन सीन एज इफ ही शी और it is not important। नेक्स्ट आप क्या आ गया मेरे भाई, अंडरस्टेट। किसी चीज़ को अंडरस्टेट करना, उसके लिए भी आप यूज़ कर लेते हैं। ये भी एज ए वर्ब यूज़ किया जाता है, जिसका मीनिंग होता है टू डिस्क्राइब समथिंग इन ए वे, टू डिस्क्राइब समथिंग in a way that makes it seem less less important, serious, bad, etc. than it really is। ये इसके हम एंटोनिम्स ख़त्म कर लेते हैं। और लास्ट आता है आपका स्पॉयल। ये आसान है, समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आसान है तो आपको समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो मैं आपको ये बाकी समझा देता हूँ। हमारा था सिनोनिम्स हमने कंप्लीट कर लिए मेरे भाई। नेक्स्ट आता है डिफेस। डी मतलब किसी चीज़ को नेगेटिव मीनिंग देता है। डिफेस मतलब किसी चीज़ को डाउन कर देना, किसी चीज़ को डाउन कर देना मतलब नेगेटिव कर देना। डिफेस मतलब टू डैमेज एंड स्पॉइल द अपीयरेंस ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की अपीयरेंस और किसी चीज़ की अपीयरेंस को डैमेज और स्पॉइल कर देना बाय राइटिंग और ड्राइंग ऑन इट। मतलब मान के चलो आपने कोई अच्छी सी, आपके पास घर में पेंटिंग पड़ी है, कुछ पड़ी है, या तो आप किसी ने आके उस पर कुछ लिख दिया। जैसे कुछ शरारती बच्चे क्या होते हैं, अभी गाड़ी खड़ी है आपकी, उसके ऊपर कुछ लिख के चले गए। गाड़ी खड़ी है, घर के बाहर दीवारों पे कुछ लिख के चले गए। ये शरारती बच्चे बहुत होते हैं, तो कुछ मतलब नुकसान पहुंचाने की सोचते हैं। या आपने किसी की गाड़ी पे, बाइक पे, किसी चीज़ पे स्क्रैच मार दी या ड्राइंग कर दी, कुछ लिख दिया, उसके लिए आप यूज़ करते हैं डिफेस। टू डैमेज एंड स्पॉइल द अपीयरेंस ऑफ समथिंग बाय राइटिंग और ड्राइंग ऑन इट। मतलब उस पर ड्राइंग या राइटिंग करके आप उस चीज़ की अपीयरेंस को डैमेज करना चाहते हैं, स्पॉइल करना चाहते हैं। नेक्स्ट आ गया ब्लेमिश। ब्लेमिश एज ए नाउन यूज़ किया जाता है। ब्लेमिश एज ए नाउन यूज़ किया जाता है, जिसका मीनिंग होता है ए मार्क ऑन समथिंग दैट स्पॉइल्स इट्स अपीयरेंस। जैसे कि किसी को चोट लग जाती है, चेहरे पे कोई निशान पड़ जाता है, तो उसकी मतलब उसकी खूबसूरती को कम कर देता है, ख़त्म कर देता है, कम कर देता है। किसी के काला सफ़ेद धब्बा पड़ जाता है, जैसे मान सकते हैं सफ़ेद क्या काला धब्बा पड़ जाता है,
जैसे कोई आपके पापा आपको मारें, आपको पता ही है, आगे तो समझने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ब्लेमिश इस तरह यूज़ किया जाता है, ए मार्क ऑन समथिंग दैट स्पॉइल्स इट्स अपीयरेंस। नेक्स्ट आता है बेलिटल। बेलिटल का मीनिंग होता है मेरे भाई टू मेक ए पर्सन और एन एक्शन सीन एज इफ ही सी इट और नॉट इम्पोर्टेंट। मतलब किसी चीज़ को इस तरह बताना या इस तरह से उसको डिस्क्राइब करना सामने वाले के पास कि एज इफ, मतलब एक अजम्पशन के लिए यूज़ किया जाता है, एज इफ एक अजम्पशन के लिए यूज़ किया जाता है। जब आप हाउ टू थिंक इन प्रेजेंट वाली वीडियो देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। टू मेक ए पर्सन और एन एक्शन, एक एक्शन को और पर्सन को इस तरह से मेक करना, बताना, या पॉजिटिव वर्ब की तरह यूज़ करेंगे तब हम। सीन एज इफ ही सी और इट नॉट इम्पोर्टेंट, मतलब वो चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है। जब आप किसी चीज़ के बारे में कहते ये तो कुछ खास नहीं है, सामने वाले उसकी मतलब अच्छी तरीके से तारीफ़ें कर रहे हैं और यहाँ पे आप उसकी बेइज्जती करने की कोशिश करते हैं, तब आप बेलिटल वर्ड का यूज़ कर देते हैं। नेक्स्ट आ गया अंडरस्टेट। अंडरस्टेट करना, टू डिस्क्राइब समथिंग इन ए वे, किसी चीज़ को इस तरह से डिस्क्राइब करना दैट मेक्स इट सीम लेस इंपॉर्टेंट, जो उसको क्या बनाए, लेस इंपॉर्टेंट बनाए, नॉट सीरियस बनाए, या फिर बैड बताए, बुरा बताए, या फिर मतलब जो रियल में चीज़ है, कहने का मतलब जो चीज़ रियल में उससे भी आप कम उसके बारे में तारीफ कर रहे हैं, रियलिटी उसकी छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए आप अंडरस्टेट वर्ड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका स्पॉइल। स्पॉइल मतलब क्या हो गया, मतलब स्पॉइल तो आपको पता ही है, स्पॉइल मतलब बर्बाद कर देना, इस तरह से मीनिंग में आप लेके चलते हैं। तो आपके जो वो एंटोनिम सिनोनिम थे मैंने ख़त्म कर दिए एक वर्ड के, एम्बेलिश के। नेक्स्ट जब हम करेंगे तो इसी तरीके से लेके चलेंगे, कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस कर लिए, कोई वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे या इस तरह ऐड कर लेंगे, या फिर जैसे एंटोनिम सिनोनिम को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। और कोशिश करूँगा मैं न्यूज़पेपर वोकेब उठाने की भी कोशिश करूँ। न्यूज़पेपर वोकेब मतलब द हिंदू एडिटोरियल को उठाने की भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। देखते हैं क्या स्ट्रेटजी बनती है इसके मामले में, क्या जो भी बनता है उससे हम करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही मेरे भाई। इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अपने अच्छे पढ़ने वाले दोस्तों के साथ तो ज़रूर से ज़रूर शेयर करना, और मुझे बताना कैसा लगा आपको ये तरीका। और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इंस्टाग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में है, उसको आप ज़रूर से ज़रूर फॉलो करें। वहाँ पे आपको वोकेब मिलेगी, क्विज मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, स्पोकन स्किल्स मिलेंगी, बहुत कुछ मिलने वाला है। तो इसके लिए आप मेरे को वहाँ पे फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।